चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में गैस लॉज देखे थे हमने, गैस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे थे। एक ही इक्वेशन याद रखनी है आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो क्या यूज कैसे करना है वो भी देख रहे थे हम। तो मोल की वेरियस रिलेशनशिप्स, थोड़ा इस पर आते हैं कि मोल कैसे कैसे रिलेटेड है। ये डायग्राम बना होगा आपके नोट्स में, बनाने वाला डायग्राम। तो इससे रिलेटेड 3 फॉर्मूले, क्योंकि मोल जो है 1 मोल का मीनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में होता है। फिर 1 मोल का मीनिंग मास से रिलेटेड भी होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से भी रिलेटेड होता है। ये तीनों से रिलेटेड होता है मोल। और जो सवाल पूछे जाएंगे बेटा आगे, जब क्वेश्चन सॉल्विंग में हम उतरेंगे डिटेल में, तो ये जो तीनों रिलेशनशिप्स हैं मोल की, इनका यूज हमें करना होगा। अब कौन सा यूज करना है वो सवाल पे डिपेंड करेगा, इस सवाल में क्या पूछा है। लेकिन ये तीनों डिपेंडेंस, मोल की नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेशनशिप, मोल की मास ऑफ सब्सटेंस से रिलेशनशिप, एंड मोल की वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से रिलेशनशिप, ये तीनों रिलेशनशिप्स हमको याद रखनी है। तो इन तीनों पर बेस्ड फॉर्मूले जरा याद कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है मोल का मास से रिलेशनशिप, मोल का मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ कंपाउंड से रिलेशनशिप। क्योंकि जब हम बोलते हैं मोल, तो मोल एटम्स का मोल भी हो सकता है, मोल कंपाउंड का मोल भी हो सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर मैं बोल सकता हूं 5 मोल्स ऑफ H2O। मैं एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और कंपाउंड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो पहला फॉर्मूला जो है, जो रिलेट करेंगे हम मोल का मास से, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है ये हमने डिटेल में बात की है बेटा, बात की है ना। मोलर मास क्या होता है ये हमने डिटेल में बात की है। जरा याद दिलाइए मुझे, व्हाट इज मोलर मास ऑफ डिफरेंट एटम्स। क्योंकि पहले एटम्स के मोलर मास याद होने पड़ेंगे, उसी के बाद कंपाउंड्स के हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। हाइड्रोजन का मोलर मास 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं, मोलर मास पूछ रहा हूं। हीलियम का कितना? 4, हीलियम का 4। लिथियम का नहीं, 7, लिथियम का 7। बेरिलियम का अभी भी याद नहीं किया ना आपने, जो ट्रिक बताई थी मैंने मोलर मास को याद करने की, पहले 20। हाँ तो बेरिलियम एक्सेप्शन है, 9 होता है उसका। बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या करते हैं, डबल करके +1 करते हैं। बोरॉन का कितना मोलर मास? 11। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन है ना, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन पहले 20 में। ऑक्सीजन 16, फिर ऑक्सीजन के बाद
फ्लोरीन, कितना फ्लोरीन का मोलर मास? 19। फिर उसके बाद नियॉन, मोलर मास नियॉन का 20 ना, 10 है, इवन नंबर है, केवल डबल करना होता है। फिर उसके बाद सोडियम 11 नंबर 23, डबल करके +1। फिर सोडियम के बाद पोटेशियम, नहीं मैग्नीशियम, क्या क्या आया उसके बाद? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना मोलर मास? 24। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना? 27। ऐसे करके और आगे। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बात कर लूं हीलियम की, हीलियम का मोलर मास होता है 4। अगर उसके 4 ग्राम है, 4 ग्राम है, तो मतलब कितने मोल्स हैं उसके? 1। मोलर मास का डेफिनेशन ये है, मोलर मास का मतलब होता है क्या? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। तो या इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो मोलर मास इज इक्वल टू मास पर यूनिट मोल, मास पर यूनिट मोल। यही डेफिनेशन है मोलर मास की एक तरीके से। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को बाय हार्ट याद रखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। पहला रिलेशनशिप मोल का किससे? मोल का किससे रिलेशनशिप? मास के साथ, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ एटम या मास ऑफ कंपाउंड। अगला है मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेशनशिप। तो नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी एटम या कंपाउंड के, एटम या मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? 1। यही तो मतलब होता है एक मोल का। एक मोल का मतलब क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स या अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ये दूसरा वाला फॉर्मूला इसको किससे रिलेट कर रहा है बेटा? इसको किससे रिलेट कर रहा है? मोल को रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल से। पहला वाला फॉर्मूला मोल को किससे रिलेट कर रहा था? मास ऑफ सब्सटेंस से। तीसरा फॉर्मूला मोल्स के नंबर को किससे किससे लिंक करेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। कल मैंने थोड़ा इसके बारे में बात की थी, एसटीपी एनटीपी के बारे में। पुराना एक कन्वेंशन था, पहले एसटीपी को क्या मानते थे? नहीं, एसटीपी की कंडीशन को क्या मानते थे? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। बट नया क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। याद है? बार और एटीएम में थोड़ा सा अंतर है, उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग, पुरानी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी? 22.4। और नए वाले के अकॉर्डिंग 22.7। लेकिन अभी भी बहुत जगह
22.4 ही यूज किया जाता है बेटा। लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है नया वाला, नया एसटीपी का कन्वेंशन, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। तब हमें क्या लेना पड़ेगा? 22.7। दिक्कत क्या हुई है इसके साथ कि एनसीईआरटी ने तो चेंज कर दिया है, लेकिन वो सवाल जो पहले से चले आ रहे थे वो सवाल अभी भी उसी डेटा पे चले आ रहे हैं, क्योंकि डेटा बनाया जाता है ना क्वेश्चंस के लिए कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी हो। तो 22.7 पर बेस्ड ना हो कि अभी भी किस पर बेस्ड है? 22.4। बुक्स में या जेई मेंस में या नीट में अभी भी जो सवाल मिलेंगे आपको वो किस पर बेस्ड हैं? 22.4। बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि क्यों 22.4 या 22.7, क्योंकि अभी भी सवालों में जो जेई में भी सवाल आते हैं अभी भी उनमें 22.4 ही यूज करता है वो, इसलिए हम भी अभी क्या यूज करेंगे? 22.4। लेकिन दिमाग के कोने में रखेंगे कि नया वाला क्या है? नया वाला मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.7। लेकिन क्योंकि अभी भी सवालों में और एग्जाम में वही फॉलो किया जा रहा है पुराना वाला कन्वेंशन, तो हम अभी भी 22.4 ही यूज करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 22.7 एंड 22.4, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये एनटीपी और एसटीपी ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं सवालों में। वैसे एनटीपी अलग है थोड़ा, कल बताया था मैंने एनटीपी क्या होता है। एनटीपी क्या होता है बेटा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो फुल फॉर्म है उसका। क्या टेम्परेचर क्या प्रेशर? 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम का प्रेशर। और एसटीपी का क्या कन्वेंशन है बेटा नया? 0 डिग्री सेल्सियस, पुराना कन्वेंशन क्या था? एंड 1 एटीएम। और नया क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, ठीक है। इस पे मोलर वॉल्यूम क्या आती है? 22.7 लीटर आती है बेटा इस पे जब कैलकुलेट करते हैं। सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करना है बस आपको, आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर देना है। प्रेशर की जगह जो प्रेशर दिया है वो डालना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 डाल देना है, आर की जगह आर की वैल्यू डाल देनी है, और टेम्परेचर की जगह केल्विन में टेम्परेचर डाल देना है। सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन में। अच्छा इसका क्या आता है? इसका क्या आता है फिर से याद दिलाइए मुझे। 22.4 लीटर आती है बेटा ये जब डेटा पुट करते हैं। और जब ये वाला डेटा पुट करते हैं ना तो एक्चुअली में निकल के आता है 24.01 लीटर। ये टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है ये, तो थोड़ा और बड़ी वॉल्यूम आएगी ना, तो ये निकल के आती है 24.01 लीटर। लेकिन सवालों में बेटा, सवालों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। सवालों में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या होता है, कभी कभी एनटीपी दिया होता है और वो एसटीपी बोलता है। ऐसा चला आ रहा है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे तो देख भी सकते हैं। जो एनसीईआरटी है उसमें कहीं पर भी एनटीपी मेंशन्ड ही नहीं है, कहीं पर भी। आप पढ़ने लगे हैं तो एसटीपी मेंशन्ड है बट एनटीपी कहीं मेंशन नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट बुक्स में एनटीपी लिखा रहता है, सवालों में भी कभी कभी एनटीपी आ जाता है, तो हम एनटीपी को भी क्या मान लेंगे? एसटीपी पुराना वाला। अगर सवालों में आएगा तो हम एनटीपी को भी क्या मान लेंगे? एसटीपी पुराना वाला। जस्ट बताने के लिए मैं बता रहा हूं, ये वाली मोलर वॉल्यूम यूज नहीं करेंगे और ये वाली भी यूज नहीं करेंगे। यूज कौन सी करेंगे मोलर वॉल्यूम के लिए? 22.4 लीटर। प्रेजेंटली तो यही कंडीशन है, बट आगे आने वाले टाइम में बदल जाए तो अलग बात है। बट अभी ये यही यूज हो रहा है 22.4 लीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए दिमाग के कोने में कि 22.7 लीटर भी मोलर वॉल्यूम हो सकती है इन कंडीशंस के लिए, या 24.01 लीटर हो सकती है इन कंडीशंस के लिए।
ठीक है। और फिर आप इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे क्या एनटीपी क्या एसटीपी, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए ना उस चीज में, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। यूज क्या करना है हमको वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एग्जाम में क्या यूज करेंगे, जब भी सवाल आएगा तो क्या यूज करेंगे बेटा, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। सवाल में एसटीपी हो या एनटीपी हो, दोनों के लिए क्या यूज कर लेंगे हम, 22.4 लीटर। ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम से रिलेटेड बना सकते हैं बेटा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स विल बी, न्यूमरेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय कितना लीटर, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय कितना, 22.4 लीटर। तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठा लेने बेटा, तीनों फॉर्मूले दिमाग में अच्छे से बैठा लेने। तो नंबर ऑफ मोल्स इन तीनों से रिलेटेड है, मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज जब मैं बोल रहा हूं तो एटम या मॉलिक्यूल, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी, इन तीनों से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ये तीन फॉर्मूले, ये इसी के तीन फॉर्मूले हमने बना लिए। ये जो यहाँ डायग्राम में दिखाया था रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मोल्स का तीनों से रिलेशनशिप, उसके तीन फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले बेटा रट्टा मार लेंगे, नोट किए तीनों फॉर्मूले। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ये तीनों फॉर्मूले सिंपल से फॉर्मूले हैं, तीनों दिमाग में बैठा लेंगे, जब जिसकी जरूरत होगी यूज करेंगे। और यही तीनों फॉर्मूले पूरे चैप्टर का बेस है, पूरे चैप्टर का बेस है। ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठेंगे तो आप चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। फिर तो बहुत सारी चीजें याद रखने वाली भी हैं, जैसे मोलर मास याद रखने वाली बात है, वो तो याद रखना ही है। बढ़ो आगे, क्लियर है बेटा, याद रहेंगे तीनों फॉर्मूले। अभी इमीडिएटली मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं उतर रहा हूं क्योंकि अभी और थियरी करनी है हमको थोड़ा, बट जब क्वेश्चन सॉल्विंग में उतरेंगे तीनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए तब तक। तो कल हमने यहाँ क्लास फिनिश की थी, कल की क्लास, कि भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम फॉर्म में नहीं होती है, वो H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। इस रूम में जो हाइड्रोजन घूम रही होगी तो अकेले हाइड्रोजन का एटम नहीं घूम रहा होगा, दो हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना के घूम रहे हैं यहाँ। लेकिन हीलियम गैस, हीलियम अकेले एटम के फॉर्म में घूमती है बेटा, हीलियम गैसियस फॉर्म में। हीलियम जानते हैं ना, बलून्स में बढ़ते हैं हीलियम। अच्छा पता है आपको, वो जो हवा में उड़ने वाले बलून होते हैं उनमें हीलियम भरी जाती है, ये पता है नहीं पता, या हाइड्रोजन भरी जाती है, यूजुअली हीलियम भरी जाती है। हाइड्रोजन भी भरेंगे तो भी ऊपर ही उड़ता है, बट हीलियम ज्यादा भरी जाती है। रीजन बताएंगे मुझे, हाइड्रोजन तो और हल्की है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2 ग्राम, हीलियम का मोलर मास कितना है 4 ग्राम, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और हल्का है, एयर के मोलर मास से कम होना चाहिए ना, तभी जाके वो ऊपर उड़ पाएगा। तो हाँ, क्या, कौन सी गैस, हीलियम क्या करती है, नहीं, रीजन बताइए मुझे। पर एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, कि हीलियम का मॉलिक्यूल थोड़ा भारी होता है हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल से। हाइड्रोजन का मोलर मास तो कितना है भाई, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज व्हाट 2 ग्राम, बट मोलर मास ऑफ हीलियम, हीलियम गैस एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, He2 नहीं होता या He3 नहीं होता,
इसका मोलर मास क्या हो गया बेटा? 4 ग्राम। मतलब एक एटम ऑफ हीलियम डबल मास का है कंपेयर टू एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। भारी है थोड़ा, बट हीलियम यूज की जाती है गुब्बारों को हवा में उड़ाने के लिए, हाइड्रोजन नहीं। रीजन क्या है उसका? तो बताएगा रीजन क्या है? रीजन है हाइड्रोजन इज वेरी फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव होती है। कि आपके बलून में थोड़ी आग लगी और पूरा धमाका हो गया। हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल गैस। फ्लेमेबल वर्ड का मतलब समझते हैं? आग पकड़ लेती है। वहीं हीलियम इज नॉट फ्लेमेबल, हीलियम जलती नहीं है। हीलियम में चिंगारी भी आए तो वो धमाका नहीं होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके गुब्बारा में कहीं से चिंगारी आ जाए तो वो पूरा धमाका कर दे आसपास? ऐसा तो नहीं चाहेंगे हम। तो इसलिए क्या यूज की जाती है बेटा? हीलियम यूज की जाती है गुब्बारों को हवा में उड़ाने के लिए। हीलियम इज नॉट फ्लेमेबल। समझ रहे हैं? ऑक्सीजन तो जानते ही हैं, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। सल्फर सॉलिड स्टेट में एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2O बहुत फेमस कंपाउंड है हमारे लिए। मोलर मास क्या है H2O का? मोलर मास 18 ग्राम। रट्टा मार के याद रखना। अब धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे चीजें याद याद करनी है। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के मोलर मास याद हो जाने चाहिए। CO2 का मोलर मास 44, कल भी निकाला था। इसका मोलर मास क्या क्या आया था? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या क्या निकल के आया था इसका? 100 कहां से आएगा? 100 किसी और का था, इसका नहीं था। कितना आया था निकल के? कल ही निकाला था। 180, 180। भाई सिंपल कैलकुलेशन है। कार्बन का 12, 12 6 दा 72 प्लस 12। हाइड्रोजन का एक का एक तो 12 का 12, 72 प्लस 12 84 प्लस 16 6 दा 96, 96 प्लस 84 कितना हो गया? 180। बढ़ो आगे। चलिए 3 सवाल हैं, पहले इन 3 सवालों को खत्म कर लेते हैं, फिर आगे की थियरी करेंगे। सवाल सिंपल है। पहला है फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? कभी कभी ये टर्म आता है बेटा सवालों में। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एटम, मास ऑफ गिवन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, या मास ऑफ या 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, या प्रेजेंट डेफिनेशन है मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ये तीनों ही डेफिनेशन है बेटा। शुरुआत में जब स्टडी शुरू हुई थी इसकी, तब हाइड्रोजन एटम के मास को बेस माना गया था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे कम मास है उसके एटम का कंपेयर टू ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट। बट साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया गया। और बाद में लेकिन डिसाइड किया गया कि 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये सभी करीब करीब बराबर होते हैं, ये तीनों करीब करीब बराबर होते हैं। ऑक्सीजन के एक एटम का मास करीब 16 टाइम्स होता है हाइड्रोजन के एक एटम के मास के, करीब करीब बोल रहा हूं। और कार्बन के एक एटम का मास करीब करीब 12 टाइम्स होता है एक हाइड्रोजन एटम के मास के। तो ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव
रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं रिलेटिव एटॉमिक मास की डायमेंशन क्या है, फिजिक्स से रिलेट करके पूछूं, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की डायमेंशन का कोई बताएगा मुझे? डायमेंशन लेस है ना वो, क्योंकि न्यूमरेटर में भी मास है, डिनोमिनेटर में मास है उसकी डेफिनेशन में। तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? इट इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस। ये डायमेंशन लेस भी है और यूनिटलेस भी है। तो यूजुअली रिलेटिव एटॉमिक मास जो हो जाता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस के बराबर हो जाता है। और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? 16। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अपॉन मास ऑफ 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 16 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, 1/1/16 या m/f/16। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 16। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? 16। लेकिन फिर उसने पूछा व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में थोड़ा सा अंतर है बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई डायमेंशन नहीं है, वो दो मासेस का कंपैरिजन है, दो मासेस का कंपैरिजन है ना वो। लेकिन एटॉमिक मास की डायमेंशन है, एटॉमिक मास की यूनिट भी है। क्या यूनिट यूज करते हैं हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए? एएमयू। याद है क्या? क्या यूनिट यूज करते हैं? क्योंकि मास बहुत छोटा होता है इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का, तो हम एक छोटी यूनिट बनाते हैं। याद है? तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 16 AMU। एक्चुअल में आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना बेटा, तो जो एटॉमिक मास लिखा होता है उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एग्जैक्टली 16 नहीं लिखा होता वहां पे। पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे आप तो क्या लिखा हुआ है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? देखें जरा पीरियोडिक टेबल। नहीं, इसने तो 16 ही लिखा है पूरा, लेकिन एक्चुअली में 15.99 होता है, 15.99 होता है। इस पीरियोडिक टेबल में तो लिखा है 16 एग्जैक्ट, बट एक्चुअली में ये 15.99 AMU होता है। लेकिन हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम होल नंबर ही मानेंगे। ठीक है, होल नंबर के पास ही मानेंगे, डेसिमल में मानेंगे ही नहीं। 15.99 को भी क्या अप्रोक्सीमेट कर लेंगे हम? 60। और जितना एएमयू में एटॉमिक मास होता है उतना ही मोलर मास भी होता है वैल्यू में, बट मोलर मास की यूनिट क्या लेते हैं हम? ग्राम्स। ये एटॉमिक मास को स्मॉल एम लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मोलर मास को कैपिटल एम लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कैपिटल एम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट बेटा? क्या लिखूंगा उसको? 16 ग्राम। यूनिट्स का अंतर समझिए। रिलेटिव एटॉमिक मास इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। एटॉमिक मास या मोलर मास की डायमेंशन m है, m⁻⁴ फिजिक्स से रिलेट कर रहा हूं थोड़ा सा, m⁻⁴। लेकिन यूनिट अलग अलग यूज की जाती है उनके लिए। एटॉमिक मास के लिए क्या यूनिट यूज की जाती है बेटा? AMU। और मोलर मास के लिए क्या यूनिट यूज की जाती है? ग्राम। दोनों का नंबर सेम होता है। और मोलर मास का मतलब भी जानते हैं बेटा आप, इट इज अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। बढ़ो आगे। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन? ठीक है, 1 मोल, बट उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, 022 इंटू 10⁻23। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस?
ध्यान से समझेंगे दोनों में अंतर। जब मैं ऑक्सीजन गैस बोल रहा हूं तो ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अकेला ऑक्सीजन नहीं होता बेटा, ऑक्सीजन का एटम नहीं घूम रहा होता अकेला, क्या होता है? O2। व्हाट इज मोलर मास ऑफ O2 बेटा? मोलर मास ऑफ O2 इज नॉट 16, 32 ग्राम। मोलर मास ऑफ O2 क्या हो गया? 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे? अभी फॉर्मूला किए थे 3 फॉर्मूले, उनको इस पर अप्लाई करिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास will be mass of O2 upon molar mass of O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए बेटा? मास ऑफ O2 कितना दिया है? 16 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या होता है? 32 ग्राम। दिस इज 0.5 मोल्स। तो अगर मैं आपसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछूंगा तो क्या वो भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर है? नहीं। अब फॉर्मूला यूज होगा जो नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैन बी रिटन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पार्टिकल, O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने निकल के आए? 0.5। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ O2 एटम्स कितने हो जाएंगे भाई? एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो एक O2 मॉलिक्यूल में कितने O के एटम है? तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 से 0.5 कट हुआ तो फाइनल आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगैड्रो नंबर। लेकिन अगर उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तब क्या आंसर होता आपका? हाफ ऑफ अवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल के नंबर कितने हैं? आधे हैं अवोगैड्रो नंबर से, बट एटम के नंबर कितने हैं? अवोगैड्रो नंबर के ही बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ रहे हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम नहीं है ना। मॉलिक्यूल एटम में अंतर समझिए बेटा। और ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा? 2 एटम। समझे क्या? क्लियर है? आंसर हमारा, उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो नंबर ऑफ एटम्स का आंसर तो क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 इन 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो उसका हाफ करना पड़ता हमें। समझे क्या? नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 AMU। H2SO4 तो होता है क्या? 98 AMU। और 98 AMU अगर मॉलिक्यूलर मास है तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 98 ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, फिर भी एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस सल्फर। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का मोलर मास कितना होता है अकेले सल्फर का? 32, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 20 से कम में इवन नंबर, तो डबल कर देंगे हम उसका, तो 32 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, याद हो जाना चाहिए अब बेटा आप धीरे धीरे। तो 4 हैं तो कितना हो गया? 64। ऐड करूंगा तीनों नंबर्स को
तो क्या आ रहा है बेटा 98। जब मॉलिक्यूलर मास में बोलेंगे तो एएमयू बोलेंगे, और जब मोलर मास में बोलेंगे तो ग्राम, कैपिटल है। मोलर मास ऑफ H2SO4 is 98 ग्राम। Calculate the number of moles of each element in 249 ग्राम of H2SO4। तो मेरे पास H2SO4, इसका नाम वैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सुना है इससे पहले आपने 8, 9, 10 में कभी सुना होगा। नाम क्या होता है इस कंपाउंड का? सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? H2SO4। कॉमन नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब धीरे धीरे सीखना है बेटा कॉमन नेम और अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूला धीरे धीरे सीखने हैं। तो H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98 ग्राम। हमें दिया है कि 294 ग्राम ऑफ H2SO4 है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के, कितने मोल्स प्रेजेंट? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि खुद H2SO4 के कितने मोल्स हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स के डबल होंगे, सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स के 4 टाइम्स होंगे। होंगे नहीं होंगे? क्योंकि एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और सॉरी 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स भी उतने टाइम्स हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मास ऑफ H2SO4 मुझे गिवन है और मोलर मास मैंने पता लगा लिया, वो भी गिवन था। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का मास अपॉन, नहीं अवोगाद्रो वाला नहीं लगाएंगे, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात ही नहीं हुई है सवाल में, केवल नंबर ऑफ मोल्स का मास से रिलेशन की बात हुई है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास वाला यूज करेंगे ना। मास कितना दिया बेटा? 294 ग्राम अपॉन 98 ग्राम। कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा? कट रहा है क्या अच्छे से ना? तो कैलकुलेशन देखिए बेटा, कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है कैंसिल आउट। 98 3 जा 294, 8 3 जा 24 कैरी 2, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, तो 3 मोल्स। तो H2SO4 के 3 मोल हैं, बट हमसे पूछा है हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, सल्फर के कितने मोल्स हैं एंड ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक एटम में, एक H2SO4 के एटम में 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो 3 मोल ऑफ H2SO4 में 6 मोल हो जाएंगे। व्हाट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर बेटा? 3 रहेंगे। एंड व्हाट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 4 3 जा। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? हाँ चलिए, तो थियरी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। अगला है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। अब होता क्या है कि नेचर में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या हाइड्रोजन ही है, कोई भी एलिमेंट एक सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। ये वर्ड सुना है इससे पहले आपने? आइसोटोप। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आइसोटोप्स
जैसे कभी आपने C12 और C14 सुना है? C12 में क्या होता है? 6 उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन C14 के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 6 ही होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर 8 हो जाता है। ऐसे ही आइसोटोप हाइड्रोजन के भी होते हैं। हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, लेकिन ड्यूटीरियम सुना है आपने? ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। वहीं ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनको बोला जाता है आइसोटोप्स, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बोलेंगे हम हर आइसोटोप को, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो उसे हाइड्रोजन ही बोलेंगे, या कार्बन का आइसोटोप है तो उसे कार्बन ही बोलेंगे, क्योंकि जो नाम है एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, लेकिन कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि मास बहुत चेंज हो जाता है ना। तो weighted average of the isotopic masses of the elements naturally occurring isotopes, कि भाई मेरे एलिमेंट का एक सिंगल आइसोटोप नहीं है एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक आइसोटोप का एटॉमिक मास कुछ है और दूसरे आइसोटोप का उससे थोड़ा अलग है, तो फिर मैं उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बोलूंगा क्या? अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं हर आइसोटोप बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कोई आइसोटोप स्टेबल होगा तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कोई अनस्टेबल होगा तो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे C12 और C14 ही ले लें हम। ज्यादातर कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में? C12, लेकिन कहीं कहीं पर कार्बन C14 भी एग्जिस्ट करता है कभी कभी, बट उसका अमाउंट बहुत कम होता है कंपेयर टू C12 के। ऐसे ही क्लोरीन है, जैसे इस एग्जाम्पल में बात करेंगे हम। क्लोरीन 35, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, बताइए मुझे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 दोनों क्लोरीन के ही एटम है, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 ही है, बट इस वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, तभी 17 प्लस 18 35 होगा। और इस वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 हो गए हैं, इसीलिए उसका 37 मास नंबर दिया हुआ है बेटा। मास नंबर समझते हैं? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितने सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनका नंबर। तो बेटा नेचर में क्लोरीन 35 भी एग्जिस्ट करती है एंड क्लोरीन 37 भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्लोरीन 35 का कितना परसेंटेज होता है? करीब 75%। और क्लोरीन 37 का करीब कितना होता है? क्लोरीन 37 का करीब कितना होता है? 25%। क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास करीब 35 AMU है, वहीं क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास करीब 37 AMU है। मैं बार बार करीब वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कभी एग्जैक्ट होता नहीं है बेटा। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम शो कितना करेंगे भाई कैलकुलेशन में, कितना यूज करेंगे? तो वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन आइसोटोप्स प्रेजेंट। तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ गिवन एटम्स हैं
100 नेचुरली अकरिंग। अब 100 में से 75 एटम्स क्लोरीन 35 के हैं। क्लोरीन के 100 एटम में से 75 एटम किसके हैं? क्लोरीन के हैं। क्लोरीन 35 के हैं। वही 25 एटम्स क्लोरीन 37 के हैं। तो हम जो यूज करेंगे एटॉमिक मास या मोलर मास, वो ना तो 35 यूज करेंगे ना 37 यूज करेंगे। हम यूज करेंगे जो इनका एवरेज निकल के आता है। जरा पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे ये वर्ड एवरेज। एवरेज इससे पहले भी सुना है ना आपने, एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी। यहां पर हम बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास से रिलेटेड होगा मोलर मास। भाई एटॉमिक मास की वैल्यू के बराबर ही मोलर मास की वैल्यू होती है, बस यूनिट का ही तो अंतर है। एटॉमिक मास में एएमयू होगा और मोलर मास में ग्राम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है। तो किसी भी चीज का एवरेज जो होता है बेटा, एवरेज होता है, जैसे एवरेज मास का एवरेज। तो आप अलग अलग चीजों के मास को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। जैसे मैं आपसे पूछूं इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मास कितना है, तो क्या करूंगा मैं? सबके मास का क्या करूंगा? एडिशन करूंगा और फिर डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ऐसी तो निकाली जाती है बेटा एवरेज वैल्यू, सुना है ना इससे पहले? तो एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 100 है गिवन एलिमेंट के। उन 100 में से अगर x1% A1 आइसोटोप का है, x2% A2 आइसोटोप का है, ऐसे करके n आइसोटोप्स हैं, तो मैं क्या करूंगा? A1 आइसोटोप का जो मास है उसको मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, फिर ऐड कर दूंगा A2 आइसोटोप का जितना परसेंटेज में A2 प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 100। अगर 2 की बात करें तो जितने होंगे उतने लाएंगे न्यूमरेटर में। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, और इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू एवरेज मोलर मास भी होगी बेटा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। क्लोरीन का क्या मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकाल के बता सकते हैं? उसने दिया है कि नेचर में क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं मेजरली। एक है क्लोरीन 35 जो 75% 75% एटम्स क्लोरीन के क्लोरीन 35 होते हैं, और 25% क्लोरीन 37 होता है बेटा। तो जल्दी निकाल देंगे, कैलकुलेशन करिए कितना है बेटा? 35.5। सही है, कैलकुलेशन करिए अपने हाथों से। सिंपल फॉर्मूला है बेटा, 35.5 आया, निकालिए अपने हाथों से। सिंपल फॉर्मूला है एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास। तो ये हो जाएगा यहां पर 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 ना, हो जाएगा ये। दो ही आइसोटोप्स हैं, 3 होते तो 3 को इंक्लूड करते, 10 होते तो 10 को इंक्लूड करते, बट फिलहाल 2 ही हैं। तो 37 इंटू 75 प्लस सॉरी हाँ 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। कटिंग हो रही है, 25 की कटिंग हो रही है ना? वंजा
3 जा 4 जा, ऐसे कटिंग हो रही है बेटा 25 की, कैलकुलेशन करिए। तो ये न्यूमरेटर में आ गया 5 3 जा 15 कैरी 1 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया ये 142 अपॉन 4, 142 अपॉन 4 कितना हो गया 3 जा 12 फिर 2 2 5 जा 0.205। इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है बेटा। क्लोरीन का मोलर मास हम कितना लेंगे 35 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 35.5 ग्राम। और डेसिमल में क्यों ले रहे हैं क्लोरीन का, समझ रहे हैं क्यों ले रहे हैं क्लोरीन का डेसिमल में, बाकियों का होल नंबर में ही लेंगे, क्योंकि क्लोरीन नेचर में 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। 75% करीब करीब क्लोरीन 35 और 25% करीब करीब क्लोरीन 37। इसलिए जब कैलकुलेशन में क्लोरीन का मोलर मास यूज करेंगे हम तो ना 35 लेंगे ना 37 लेंगे, क्या लेंगे बेटा 35.5। अब कार्बन का 12 भी लेंगे, कि कार्बन 14 जो होता है ना बहुत कम अमाउंट में होता है, 99.99% कार्बन 12 भी होता है नेचर में, और 0.001% कहीं कार्बन 14 होता है। तो उसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे उसके सामने, बट यहां पर नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 75% 25% है। अगर कोई आइसोटोप बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम करीब करीब उसी का मोलर मास मान लेंगे। लेकिन अगर 2 आइसोटोप हैं जो कि ठीक ठाक रेशियो में है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं है, तब हमको ऐसे एवरेज निकालना पड़ेगा बेटा। क्लियर है, याद रखना है क्लोरीन का एवरेज मोलर मास क्या लेंगे हम आगे से 35.5 ग्राम, नॉट 35। और रीजन समझ रहे हैं उसका क्या है। अगला है मीन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, वही एवरेज मोलर मास। अब होता क्या है, जैसे एयर को ही ले लीजिए आप, एयर में एक सिंगल गैस नहीं है ना, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। जैसे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है ना। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सब मिला के एयर बनता है एक तरीके से, और भी होती है गैसेस बट फिलहाल इन्हीं को लें अगर मेजर कंपोनेंट। इसमें ऑक्सीजन का मोलर मास अलग है, नाइट्रोजन का भी अलग है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अलग है। तो हम पूरी एयर को अगर गैस की तरह ट्रीट करेंगे, एयर का मोलर मास कितना लेना होगा हमें, क्योंकि एयर एक सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस तो है नहीं, मिक्सचर है, अलग अलग मॉलिक्यूल से का मिक्सचर है। तो हमें बहुत बार इस तरीके के मिक्सचर के मोलर मास को भी यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज मोलर मास का। जरा देखेंगे एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला फिर से। एवरेज मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स का मोलर मास से रिलेशन था ना, याद करिए क्या था, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, याद है। तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, मोलर मास की डेफिनेशन हो गई मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। मान लेते हैं मेरी गैस 1 के N1 नंबर ऑफ मोल्स है, गैस 2 के N2 नंबर ऑफ मोल्स है, गैस 3 के N3 नंबर ऑफ मोल्स है, एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए बेटा, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3 टिल Nn। न्यूमरेटर में आएगा मास ऑफ ईच गैस का एडिशन, सारी गैसेस का एडिशन, क्योंकि न्यूमरेटर में टोटल मास आना है। तो मास ऑफ वन गैस will be number of moles of gas 1 into molar mass of gas 1।
वहीं मास ऑफ सेकेंड गैस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस इनटू मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस एंड सो ऑन। समझ रहे हैं क्या? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बेटा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 अगर 4 हैं डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। समझे? हाँ बेटा, किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है? न्यूमरेटर में टोटल सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास हो जाता है मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हो जाएगा एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में आएंगे। तो गैस 1 के N1 मोल्स हैं, गैस 2 के N2 मोल्स हैं, गैस 3 के N3 मोल्स हैं, गैस 4 के N4 मोल्स हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। न्यूमरेटर में आएगा सारी गैसेस के मास का एडिशन। यही तो टोटल मास हो जाएगा मिक्सचर का, मेरे एयर का। तो न्यूमरेटर में N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, जैसे इस एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। बोल रहा है द मोलर कंपोजिशन ऑफ पॉल्यूटेड एयर इज एज फॉलोज। एयर सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस नहीं है ना, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस है। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड किसे बोलते हैं? SO2। 4 गैसेस। ये बात हुई है यहां पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया है 16 होता है, पता है मुझे, बट मुझे मोलर मास से मतलब है ना, एटॉमिक मास से मतलब नहीं होगा मुझे। किससे मतलब होगा? मोलर मास। ये तो एक एटम का वेट है 16 EMU, बट ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मोलर मास कितना लूंगा उसका? 32 ग्राम। 16 ग्राम एक एटम का, O2 का 32, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम ना बेटा। 12 प्लस 32। SO2 का बता दीजिए जल्दी से। SO2 सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 32 प्लस 2 टाइम्स 16, तो 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64 ग्राम। अब उन्हें बोला मोल % ऑफ कंपोजिशन। तो जितने भी मोल्स हैं, जैसे 100 मोल्स हैं ऑक्सीजन एयर के, उसमें से 16 मोल किसके हैं? ऑक्सीजन के। 80 मोल्स किसके हैं? नाइट्रोजन के। 3 मोल्स किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और 1 मोल किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड। चारों मिलके 100 हुए नहीं हुए? ऐसे ट्रेसेस में और भी होते हैं, बट ये करीब करीब 100 हो गए ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 मान लेंगे एयर के। तो उसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 16। 80 नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 और सल्फर डाइऑक्साइड के 1। तो क्या आप एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं बेटा एयर का? निकालिए एवरेज मोलर मास। N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 होल डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। और ये तो हमने 100 ले रखा है। कैलकुलेशन करिए बेटा, निकालिए। इंपॉर्टेंट है ये, जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी याद रखनी है। इसीलिए एग्जाम्पल की तरह कराया जा रहा है ना इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल भी कर रहे हैं हम, बट साथ में जो आंसर आएगा वो याद भी रखना है। निकालिए अपने हाथों से।
बेटा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट और मोलर मास मोलर वेट में अंतर समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? मॉलिक्यूल की बात होती है ना वहां। उसने कंफ्यूज करने के लिए 16 दिया ना आपको एटॉमिक वेट, बट गैशियस फॉर्म में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मोलर मास 32 ग्राम ट्रीट करना पड़ेगा हमको। है बेटा, आंसर बताइए। सही है 29 पॉइंट, ठीक लग रहा है 29 पॉइंट, फिर 0 आता है मेरे ख्याल से, निकालिए। 29 के आसपास आता है, ये तो याद है मुझे, क्योंकि एयर का मोलर मास हम लेते ही 29 है जब भी एयर के मोलर मास की बात होगी, 29 ग्राम लेते हैं। 29.4 आ रहा है। तो एवरेज मोलर मास ऑफ एयर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इंटू मोलर मास ऑफ SO2 होल डिवाइडेड बाई number of moles of O2 plus number of moles of N2 plus number of moles of CO2 plus number of moles of SO2। ठीक है, डेटा पुट करना शुरू करें। तो ये है 16 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 28 प्लस 3 इंटू 44 प्लस 1 इंटू 64 होल डिवाइडेड बाई कितना 100। कैलकुलेशन करिए न्यूमरेटर की, क्या आ रहा है नंबर निकल के 2948, पूरा नंबर 2948 आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो गया बेटा 29.48 ग्राम। एक्चुअली में एवरेज मोलर मास ऑफ एयर 29 ग्राम के आसपास ही लिया जाता है। समझ रहे हैं? क्लियर बेटा? क्या सीखा हमने, मिक्सचर का मोलर मास निकालना भी सीखा ना हमने, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मोलर मास। बढ़ो आगे। तो बेटा ये पूरी टेबल है मोलर मास की, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मोलर मास। पहले 20 के तो याद रखने की ट्रिक बताइए बेटा मैंने आपको। पहले 20 के लिए, पहले 20 एलिमेंट के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 AMU, हीलियम का 4, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। एक मिनट, मैं यहाँ एटॉमिक नंबर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर कुछ नहीं, 3। और तो 3 2 6 प्लस 1 7, 3 2 6 प्लस 1 7। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। वो बेरिलियम मिस कर दिया उसने बीच में, बेरिलियम मिस कर दिया, बट बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और उसका मास नंबर एटॉमिक मास 5 इंटू 2 प्लस 1 11 होता है। कार्बन का क्या होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर क्या हो जाता है उसका 12, 6 इंटू 2। नाइट्रोजन का 7, ये एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन है नाइट्रोजन, 7 2 14 प्लस 1 नहीं करते यहाँ, केवल क्या होता है उसका मोलर एटॉमिक मास 14 ही होता है, जस्ट डबल होता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या बेटा 8, तो 8 इंटू 2 इवन नंबर है, 8 2 16। क्लोरीन का
9 एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर कितना हो जाता है 9 इंटू 2 प्लस 1, तो 19 AMU एटॉमिक मास या 19 ग्राम मोलर मास उसका। नियॉन का 10, तो 10 टू जा 20। सोडियम का 11, तो 11 इंटू 2 प्लस 1 23। मैग्नीशियम का 12, 12 इंटू 2 24। एल्यूमिनियम का 13, मैग्नीशियम के बाद आता है ना एल्यूमिनियम। ना मांगो आलोक से, फिर सिलिकॉन आता है, लेकिन सिलिकॉन दिखाया नहीं है ना इसमें। तो एल्यूमिनियम का 13, 13 का 13 इंटू 2 प्लस 1 27। फॉस्फोरस का क्या होता है एटॉमिक नंबर से पेप्सी 15 होता है। ये क्या क्या हुआ 15 का 15 इंटू 2 प्लस 1, बीच में 2 मिस कर दिए ना उसने, 14 वाला मिस कर दिया। 14 किसका होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होता है SI, और एटॉमिक मास कितना होता है उसका 14 इंटू 2 28। फिर सल्फर का 16, तो एटॉमिक मास 16 इंटू 2 इवन नंबर है। और क्लोरीन का वैसे क्या आता है क्लोरीन 17, वैसे क्या होना चाहिए 17 टू जा 34 प्लस 1 35, बट हम कितना लेंगे 35.5। क्यों अभी किया था बेटा, क्यों 35.5 आएगा, क्योंकि क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स हैं Cl35 और Cl37, Cl35 करीब 75% और Cl37 करीब 25% फॉर्म में क्लोरीन नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो उसका एवरेज मोलर मास लेना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन में, जो कितना निकल के आता है 35.5। ठीक है, फिर आर्गन, ये एक्सेप्शन है बेटा, आर्गन एक्सेप्शन है। हाँ एक्सेप्शन में क्यों लेंगे क्लोरीन को, क्लोरीन क्लोरीन एक्सेप्शन में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो उसका मेजर है वो तो 35 ही है ना, मेजर तो 35 ही है, बट क्योंकि वो 75% है 99% नहीं है, तो हमें 37 को भी कंसिडर करना पड़ रहा है क्लोरीन, उसके दूसरे आइसोटोप को भी। एक्सेप्शन है आर्गन, आर्गन का वैसे बाय रूल होना चाहिए 18 टू 36, बट कितना होता है उसका 40, याद रखना है आर्गन का। पोटेशियम का कितना हो गया एटॉमिक नंबर 19, बाय रूल कितना 19 इंटू 2 प्लस 1, फॉलो कर रहा है ना रूल को 39। कैल्शियम का 20, बाय रूल 20 इंटू 2 विच इज 40। बाकी इसके बाद फिर 3D सीरीज शुरू हो जाती है। ठीक है, 3D में हर किसी का याद ना भी रखें चलता है, इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ मेंशन्ड है बेटा। आयरन का बिल्कुल याद रखना है, आयरन का क्या होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास 56 AMU, मोलर मास 56 ग्राम, याद रखना है Fe56। कॉपर का 63.5, याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर बहुत जगह हमारी कैलकुलेशन में आएगा। इसका भी क्यों आया होगा डेसिमल बेटा, क्योंकि इसका एक आइसोटोप कुछ परसेंटेज में होगा, दूसरा आइसोटोप कुछ सिमिलर परसेंटेज में होगा, तो कैलकुलेशन करके ये करीब 63.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, जिंक का याद ना रखें चलता है, आयरन और कॉपर का जरूर याद रखिए बेटा। आयरन का कितना 56, कॉपर का कितना 63.5, दो का 0.5 है ना, किसका क्लोरीन का एंड कॉपर का, क्लोरीन का कितना 35.5 और कॉपर का कितना 63.5। जिंक का याद ना रखें चलेगा, सिल्वर का भी याद ना रखें चलेगा, प्लेटिनम का भी ठीक है, गोल्ड का भी ठीक है, लेड का भी ठीक है, यूरेनियम का 238 याद रख सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम 238 क्योंकि फेमस है, क्योंकि यूरेनियम 238 एटम बॉम्ब में यूज होता है, पता है ये आपको, इसलिए वो फेमस है, तो वो याद रख सकते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक वेट
करीब 238 ग्राम, 238 AMU और मोलर मास 238 ग्राम। ठीक है, तो इतनों के बाय हार्ट याद रखने बेटा, इतनों के मोलर मास बाय हार्ट याद रखने हमेशा के लिए, लगातार यूज होंगे हमारी पढ़ाई में। पहले 20, उसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं इनको, उनमें आयरन और कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन और कॉपर का याद रखना, 56 एंड 63.5, 56 आयरन का और 63.5 कॉपर का। ठीक है, नाउ ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं बेटा, उसकी पूरी टेबल बना के दी है मैंने कॉमन एलिमेंट्स की। जैसे HCl, नाम क्या है HCl का? हाइड्रोजन क्लोराइड। डे टू डे लाइफ में इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और क्लोरीन प्रेजेंट होती है। वैलेंसी क्या होती है हम सीखेंगे कुछ टाइम के बाद। ये वैलेंसी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखेंगे, उस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन वैलेंसी आप ऐसे समझ लीजिए कि कितनों की जरूरत है उसको, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं, वो वैलेंसी डिफाइन करती है। तो हाइड्रोजन को या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुएट कंप्लीट कर सकता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वहीं क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 ही होती है। वो नियॉन जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो नोबल गैसेस हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पता है आपको, सुना है आपने पहले ऑक्टेट सुना है क्या? 8, 9, 10 में एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये सब हम डिटेल में सीखेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन पे। बट अभी से आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। HCl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से मिलकर HCl बना देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, बट सल्फर की वैलेंसी 1 नहीं है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए एक हाइड्रोजन एक सल्फर से नहीं मिलेगा, 2 हाइड्रोजन एक सल्फर से मिलेंगी, तब जाके सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट होगा। तो इसलिए जो एलिमेंट बनेगा हाइड्रोजन और सल्फर के बीच, वो क्या है? H2S। मतलब सल्फर की वैलेंसी अगर 2 है तो ये क्रॉस होगा, 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो एक सल्फर। तो सल्फर और हाइड्रोजन के बीच जो कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं उसको, H2S गैस। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है। क्यों होती है वो हम सीखेंगे बाद में। SO4-2। ठीक है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है हाइड्रोजन को। तो इसलिए जो कंपाउंड बनेगा SO4 और हाइड्रोजन के बीच, वो क्या बनेगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। सोडियम और नाइट्रेट, जिन दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो सिंपली क्या बन जाएगा? एक इसका एक उसका, एक एटम इसका एक एटम उसका, तो NaNO3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है बेटा, वहीं फॉस्फेट की भी 3 होती है, तो क्या बनेगा? Al3, PO3 का भी 3। तो सिंपली क्या लिख सकता हूं उसको? AlPO4। Al के 3 और PO4 के भी 3, तो क्या बन जाएगा सिंपली? वो Al, सिंपल फॉर्मूला हो गया उसका AlPO4। फिर एल्यूमिनियम के 3, सल्फेट के 2 वैलेंसी, तो 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे Al2SO4 होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट नाम है उसका। ठीक है, आयरन के 2 सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा? FeSO4, Fe2SO4 ट्वाइस या FeSO4। आयरन की 3 वैलेंसी, ये फेरिक, मतलब अलग अलग वैलेंसी में आयरन एग्जिस्ट कर पाता है,
फेरस में 2 और फेरिक में 3, तो 3 वैलेंसी और सल्फेट की 2, तब क्या बनेगा बेटा? Fe2SO4 होल 3 आइस। इसको फेरिक सल्फेट बोलते हैं और उस वाले को फेरस सल्फेट। अलग अलग सल्फेट के साथ कंपाउंड बना सकता है आयरन। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और डाइक्रोमेट आयन की वैलेंसी होती है 2, -2। तो इसलिए 2 पोटेशियम एक डाइक्रोमेट के साथ मिक्स होगा, ये 2 और ये 1, समझ रहे हैं? तो कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनता है? A2Cr2O7, नाम है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7। रिडॉक्स में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे इस पर, जब रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर आएगा, क्योंकि हमारा 5वां या 6ठा चैप्टर होगा, तब हम डिटेल में बात करेंगे इस पर। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो Mg का 1 और नाइट्रेट के 2, क्रॉस, समझ रहे हैं? क्रॉस, तो MgNO3 होल ट्वाइस बनेगा जो कंपाउंड बनेगा। फिर है सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैग्नेट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट है KMNO4, ठीक है, KMNO4। तो ये पढ़ लेंगे बेटा घर जाके, याद कर लेंगे इनको। टेबल बनी हुई है ना नोट्स में, ताकि लिखना ना पड़े आपको, इसके लिए पूरी टेबल बना के दी है मैंने। बट इनको याद करिए घर जाके, ठीक है, देखिए इनको, थोड़ा फेमिलियर होइए इनसे, क्योंकि आगे जब आएंगे तो आपको होना चाहिए कि ये देखा हुआ है मैंने कहीं। तो फ्लोराइड आयन उनकी 1 वैलेंसी होती है, सल्फाइड आयन की 2 और फॉस्फाइड और नाइट्राइड आयन की, ठीक है। बाकी ये फिर कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जो हम डील करेंगे, कुछ और कॉमन कंपाउंड्स, तो इनको भी याद करिए बेटा, ठीक है। नाम इनके कॉमन नेम याद करिए और इनके फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले याद करिए। तो होमवर्क है ये जो टेबल बनी है इसके आगे हर किसी का मोलर मास लिखिए बेटा। समझ रहे हैं क्या करना है? हर किसी का मोलर मास, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, सबका मोलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास याद नहीं है तो देख लीजिए, फिर मोलर मास लिखिए, ठीक है।